ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स मेहमान होते हैं उनका मुनासिब और बेहतर इलाज दरियाफ्त करते हैं। तो जनाब, मौसम में तब्दीली के साथ साथ ना लाहौर में वायरल इन्फेक्शन ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और गुज़श्ता 2 हफ्तों से हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की तादाद दुगनी हो चुकी है और उनमें से ज़्यादातर केसेस जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन के हैं और ज़्यादातर मरीज़ नाक, कान और गले के इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस मौसम में हर दूसरे घर में कोई ना कोई नज़ले ज़ुकाम या बुखार का शिकार रहता है और गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान सैकड़ों मरीज़ मौसमी बुखार की शिकायत और अलामात के साथ हॉस्पिटल आए हैं और बेशतर मरीज़ों की जानिब से उन्हीं अलामात की शिकायत की जा रही हैं जो कोरोना वायरस की थी। तो क्या कोरोना का ही कोई नया वेरिएंट है या कोई और वायरल इन्फेक्शन है? इस वायरल इन्फेक्शन से हम कैसे महफूज रह सकते हैं और अगर इसका शिकार हो जाते हैं तो क्या एहतियात और अलामात और इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है? और दूसरा ये कि वायरल इन्फेक्शन जो है कितने देर का रहता है, कितने दिन का रहता है, इस पर भी आज बात करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इरफान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर इरफान, वापस आ गए कोरोना वायरस। ये वाकई कोरोना वायरस है जो वायरल इन्फेक्शन इतना फिर है, ये वैसे ही वायरल इन्फेक्शन है? अच्छा, देखिए, आपने भी कहा कि सीज़न चेंज होने के साथ, लेकिन हाँ। माय ऑब्जर्वेशन है इसके जनवरी ऑनवर्ड हमें वायरल इलनेस मिल रही है और उसका अच्छा। मैं पर्सनली एक जो रीज़न समझता हूँ वो एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस दफ़ा ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल ना होना था। अगर आप थ्रू आउट द ईयर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें लाहौर का स्पेसिफिकली, तो वो एक एवरेज 170 180 पे सस्टेन रहा और True. वेदर जो रहा वो कोल्ड भी रहा और ड्राई भी रहा। ये तीनों मिलके आपके जो एयरवेज हैं स्पेशली नोज से लेके अंदर तक उनको कंडूसिव कर देते हैं, यानी वो उनके लिए जो वायरल इलनेस है उनके लिए ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाती है। तो इस वजह से वायरल इलनेस हमने इस दफ़ा बहुत देखी है। अच्छा, ये सडन सर्ज ज़रूर 2 हफ्ते पहले आया। आई पर्सनली बिलीव कि येस, कोरोना इज़ देयर इन द माइल्डर फॉर्म, बट मेरा ये ख्याल है कि हम लोग अक्सर फ्लू शॉट्स की बात करते हैं जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस की ही होती है। देयर आर अदर टाइप ऑफ वायरसेस टू। मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्तों से जो कि बाहर काम कर रहे हैं यूके में, उनसे भी पूछा कि वहाँ क्या सिनेरियो चल रहा है, तो वहाँ पे भी वायरल इलनेस कॉमन है। उन्होंने जो अपनी टेस्टिंग की उसमें एक वायरस जिसको RSV रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस कहते हैं, और उसका इस दफ़ा बर्डन ज़्यादा था। तो आई बिलीव कि मे बी हमारे पास, क्योंकि जो पैटर्न ऑफ डिजीज़ है वो सिमिलर ही है, उसी तरह का है कि लोगों में नज़ला ज़ुकाम स्टार्ट होता है, साथ उसके बाद लोअर एयरवे में सिम्टम्स आ जाती हैं जो कि बड़ी टिपिकल ऑफ एस्थमा होती हैं। लोगों को आज तक एस्थमा नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों में, जिनमें कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो उनमें सांस में सीटियों की आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है, सिक्रीशंस भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल अगर आप इसको कोरोना से रिलेट करें। कोरोना में ये सिम्टम्स नहीं होती। सो ये हो सकता है कि ये वायरस वो हो जो कि एक रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस कहते हैं, और ये फ्लू टाइप ही वायरस होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ही बेहतर हो जाता है। मतलब ये तो वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा लोगों को दिस व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, नॉर्मली जब हम वायरल मल्टीपल टाइप ऑफ वायरस हैं, थाउजेंड्स ऑफ वायरस हैं, हंड्रेड्स वो हैं जो जिसका आप शिकार होते हैं, और ये नोज से शुरू होते हैं। अगर अपर नोज में सिर्फ सिम्टम हो तो अक्सर आप लोगों ने देखा कि स्नीजिंग, नज़ला जुकाम होता है, वाटरी नोज हो जाता है। अगर कोई और टाइप ऑफ वायरस हो तो वो गला, आपको जो फ्रिंजाइटिस जिसे हम कहते हैं कि जी वो गला दुखना शुरू हो जाता है, आपको खाना खाते हुए तकलीफ होती है। थोड़ा सा नीचे चले जाएं, अगर अपर एयरवे में है जो आपका, वहाँ पे अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाए तो बार्किंग कफ शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं हम वो कि बड़ी और भी बर्डिंग है, और अक्सर कहते हैं कि बड़ी खतरनाक किस्म की खांसी होगी। उससे नीचे चले जाएं तो सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। ये सारे जो एरियाज हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस से ये अलामत करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हैं। अगर जैसे हम राइनो वायरस कहते हैं, अगर वो यहाँ है तो वो यहाँ पे भी आ सकता है। अगर इन्फ्लुएंजा है वो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ सकता है। कोरोना यहाँ है तो यहाँ पे भी आ सकता है। हमने ये सब देखा। तो ये जनरलाइज सिम्टम्स हैं वायरस की जो हम देख रहे हैं। यस, कोरोना भी इनमें से कुछ है, लेकिन सिग्निफिकेंट बर्डन नहीं रखता, लेकिन वो उस तरह नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर हम जाके अपना टेस्ट भी कराएंगे तो वो नहीं आएगा। देखिए, अक्सर लोग पूछते हैं, मतलब अक्सर लोगों का ये सवाल है कोरोना है कि नहीं, तो आई थिंक हम 3 साल हो गए। हाँ जी, अप्रैल 2020 में पहला केस देखा, मार्च 2020 में पहला केस देखा था। तो कोरोना के कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो कि मैंने यूनिवर्सली सब में देखे हैं, जिसमें वन ऑफ द क्लासिकल सिम्टम इज के उस पेशेंट को जो बॉडी एक्स है वो मैच नहीं कर रही होती, कि जो सब जिसम में ऐसी दर्दें हैं कि मैं उठ नहीं पा रहा। ये दर्दें वाला जो कंसेप्ट है ये नॉर्मली फ्लू में नहीं होता, जो हमारी ऑब्जर्वेशन। सो ये मैंने उसको क्लासीफाई किया हुआ है अपनी ऑब्जर्वेशन से, जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस कोरोना का रहा।
रेस्ट ये है कि जो टेम्परेचर जो होता है, जो फ्लू का होता है, वो सडन राइज के साथ बहुत ज़्यादा शिवरिंग के साथ होता है। कोरोना का इस तरह का यूजली टेम्परेचर नहीं होता। फिर इसमें वाटरी नोज बहुत ज़्यादा होता है, कोरोना में नहीं होता। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को जिसने देखा हो कोरोना को, वो डिफरेंशिएट कर देता है उन क्लिनिकल सिम्टम्स देख के वो डिफरेंशिएट कर लेता है क्या है। अच्छा, तो ये नॉर्मल होगा फिर, मतलब वायरल इन्फेक्शन है जितने, अब देखिए ना हॉस्पिटल में कितने लोग आ रहे हैं वायरल इन्फेक्शन के साथ। देखिए हॉस्पिटल में लोग हमारे पास जो भी क्रिटिकल भी अभी तक कम आए, वो उस लिहाज से मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो अनकंट्रोल्ड कफ के आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब खांसी नहीं हमारी ठीक हो रही। इसकी क्या बात? यही मैं बता रहा हूँ कि जो RSV वायरस स्पेसिफिकली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये क्लासिकल अलामत है कि इसमें जो कफ होती है या जो वीज होती है, इट विल टेक 3 to 4 वीक्स टू रिस्पॉन्ड। अच्छा। तो ये हमारे पास मरीज जो है वो बेचारे आते इस वजह से कि डॉक्टर साहब हमारी खांसी नहीं ठीक होगी, बाकी चीज़ें तो बेहतर होगी, खांसी ही नहीं जा रही, सिक्रीशन भी आना शुरू होती है। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारा एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड है कि वो बेचारा 2-3 दिन तो सिंपल उसको वायरल होता है, उसके बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया हो जाता है बेचारा। तो वो पहले 2 दिन अच्छी खासी एंटीबायोटिक ले रहा होता है जब उसको जरूरत नहीं होती, और जब जरूरत होती है तब वो बेचारा एंटीबायोटिक नहीं रहता है। ठीक, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वजह से वो पेशेंट जो है वो बाद में उसमें चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, और वो उसकी सिम्टम्स के साथ हमारे पास ज़्यादा है। तो क्रॉनिक कफ जो है वो हमें, बल्कि एक्यूट और क्रॉनिक कफ यानी वो कफ जो 3 हफ्तों से ज़्यादा है, उसके केसेस हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो 3 हफ्ते से ज्यादा अगर हो जाए तो उसे फिर क्रॉनिक कफ कहा जाता है। एक्यूट और क्रॉनिक होती है 8 हफ्तों से ज्यादा। ओके, ठीक है, 3 हफ्ते से अगर ज्यादा होगी। अच्छा, उन्हीं में फिर हम लोग खुद से ही कफ सिरप्स पीना शुरू कर देते हैं ना, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, तो उनकी वजह से भी वो फिर प्रोलॉन्ग हो जाती है या बेहतर हो जाती है? देखिए थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो कफ सिरप को हम डिस्करेज करते हैं। प्रैक्टिकली यस, हम कभी कभार देते हैं। जैसे अगर किसी को सिक्रीशन ज्यादा आ रही है तो हम उसको पतला करने के लिए सिरप दे देते हैं जो उसको थिन करती हैं और उसको इजी टू कफ आउट कर देती हैं। लोग इसके वाइस वर्सा करते हैं, लोगों को अगर सिक्रीशन ज्यादा आ रही है तो वो कफ को स्प्रेस कर देते हैं। अच्छा। अब वो कफ स्प्रेस होगी तो वो सिक्रीशन अंदर रह जाती है और वो उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। अच्छा, एक बात याद रखें, जितनी भी वायरल इलनेस है ना, उसमें हमारी माएँ और दादियाँ जो टोटके बताती थी, दैट रियली प्लेड। वो आपको, मैं तो अपनी तरफ से अक्सर लोगों को कहता हूँ कि उसी पे रखें अपने आप को। वायरल इलनेस में 1-2 दिन बुखार का होना आपको बैक्टीरिया से बचा सकता है, ये भी याद रखें। सही। जो वो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे आपके बैक्टीरिया जो है ना, उनकी रेप्लिकेशन उतनी नहीं होती। तो 1-2 दिन का जो टेम्परेचर, उसको वो गोरे ठीक बात करते हैं, उनको पैनाडोल से कंट्रोल कर लें। अच्छा। हाँ, अगर 2-3 दिन से ज़्यादा है, यस, अगर आपको बलगम ज़्यादा आना शुरू हो गया और बलगम का कलर ग्रीन हो गया है और टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक का, एंटीटसिव जिसको मैं कफ की बात कर रहा हूँ, इन सिरप का, इनका इस्तेमाल ना करें। अच्छा। शहद ले लें आप, कावा ले लें, दालचीनी ले लें, इस तरह की चीज़ें आपको सूदिंग इफेक्ट देती हैं। घर के जो टोटके हैं जो हमारी माएँ बना के कहवे देती हैं और इस तरह की चीज़ें देती हैं, शहद में काली मिर्च डाल के, वो भी खानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ आ रही है तो इससे ये फ़ायदा होता है, हमने खुद भी किया हुआ है, फ़ायदा होता है। देखिए ये आपको सूदिंग इफेक्ट है, क्योंकि वायरल जो वायरस है ना, इट विल टेक इट्स कोर्स 3 to 5 days और ऑटो रिजॉल्व करेगा। देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एंटीवायरल 1 या 2 अवेलेबल है, एंड द टाइम द पेशेंट केम टू अस, जिस वक्त वो हमारे पास प्रेजेंट करता है, वो टाइम लाइन टू स्टार्ट एंटीवायरल गुजार चुका होता है। सो एंटीवायरल का हमें पेशेंट बहुत कम मिलता है। हाँ, अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है और हमारे पास विद इन 3 days आ गया है और हम कॉन्फिडेंट हैं, तो हम एंटीवायरल देते हैं। पाकिस्तान में एंटीवायरल स्पेशली फ्लू के लिए कोई रिकमेंडेशन हम लोगों की तो है, लेकिन हम दे नहीं पाते बिकॉज पेशेंट लेट आता है। अच्छा। सिर्फ कोरोना ऐसा था जिसमें हम लोगों ने वाइडली एंटीवायरल को दिया। सो इसमें वो 3 to 5 days ही इलनेस के होते हैं और उसमें सूदिंग मैनूवर जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। डू रेस्ट, प्लेंटी ऑफ वाटर और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें और जो है आप अपने ये कावा शावा लें तो फुली आप बेहतर हो। अच्छा, क्या इस मौसम में फिर वो जो डोजेस लगवाते हैं हम, इन्फ्लुएंजा या पर इस तरह के फ्लू शॉट्स, वो लगवा सकते हैं या वो चला गया है? सितंबर के आखिर, अक्टूबर के शुरू में हम रिकमेंड करते हैं, बिकॉज उसको अफेक्ट करने के लिए भी 3 weeks चाहिए होते हैं। तो जो पीक सीजन है जब आपको वायरल इलनेस होती है वो विंटर होता है, ठीक है, और उसका अफेक्ट 6 months तो मिनिमम रहता है। तो 6 month के बाद तो वैसे ही हमारा जो है वो प्रॉपर गर्मी आई थी। अब तो गर्मी लाहौर में माशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाती है, अब तो वो सीजन जो है बड़ा शॉर्टेस्ट हो गया। तो बाहर यूएसए में, यूके में वैसे 2 शॉट्स भी रिकमेंड की जाती है। अच्छा। क्योंकि उनका विंटर प्रोलॉन्ग होता है, तो वहाँ तो है, हम तो एक ही शॉट रिकमेंड करते हैं, दूसरी की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब बट दैट इज नाउ मैंडेटरी मेरी तरफ से, और अक्सर अथॉरिटी की तरफ से यही बात की जाती है कि मैंडेटरी फॉर एवरी हेल्थ केयर वर्कर प्लस पब्लिक डीलर, जो आप लोग बैठे हैं। हाँ। जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं उनके लिए फ्लू शॉट्स मस्ट हैं। एक्सट्रीम ऑफ एज के लिए मस्ट हैं, बच्चों में बहुत ज़रूरी हैं, वो लोग जो बूढ़े हैं या जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनके लिए फ्लू शॉट्स ज़रूरी हैं, एंड दे आर रियली नॉट दैट कॉस्टली कि हम इसको ना लगा सकते।
अब वो तो मेरे हाल से किसी भी इतने का हम बर्गर खा लेते हैं उतने के हम अपनी अगर सेहत को प्रायोरिटी पे रखें तो मेरे ख्याल से ये चीजें हो जाएंगी, वरना हम नहीं सेहत को प्रायोरिटी पे रखते। जब तक किसी एक्सट्रीम बीमारी पे नहीं पहुंच जाते तब तक हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। मुझे जब कल उन्होंने कहा ना वायरल इलनेस पे कहा ना, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, कोई वायरल इलनेस का डे तो नहीं है। तो दिस इज द गुड थिंग। देखिए आप लोगों का भी काम है कि इनको हैमरिंग करें, जितना कोरोना आप लोगों ने पढ़ाया बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। अब तो मुझे लगता है मैं भी थोड़ा बहुत जो डॉक्टरी मुझे भी आ गई है कि कोई इस तरह की चीजें होती है जितना हमने पढ़ लिया। बहुत अवेयरनेस किया बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, तो बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल, और एक घर में अगर एक बंदे को है ना फ्लू, गला खराब, जुकाम, दूसरे बंदे को भी है, फौरन से मतलब पूरा घर ही उसके अंदर जकड़ जाता है। लेकिन जो इनिशियल टाइम होता है ना 2 to 3 डेज, उस टाइम पे अक्सर वो जो बच्चे हैं वो स्नीजिंग करते हैं, जिसको हम लाइट लेते हैं, दैट इज़ द टाइम जब वो स्प्रेड कर रहा होता है। अच्छा। और उसके बाद जब आप में आता है तो आपको भी फर्दर 2-3 दिन रहते हैं। और आजकल है वेदर थोड़ा सा रिलेटिवली ऐसा कि हम लोग कंबाइन ही कंबाइन रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से इसका स्प्रेड ज़्यादा होता है। स्कूल में देखें, एक बच्चे को हुआ, जब उसको 2-3 दिन बाद बुखार हुआ, उसने जिस वक्त वो रेस्ट कर रहा है उस वक्त वो स्प्रेड कर चुका है। तो ये एक विशियस साइकिल है जो पूरा कंप्लीट होता है तो फिर वो ठीक होते हैं। अच्छा। लेकिन ये होता है कि ठीक हो जाते हैं बच्चों में प्रॉब्लम ये होता है कि जो उनके सांस की नाली हैं वो थोड़ी नैरो होती है ना, बड़ों की तो ज़्यादा होती है। ये जब वायरस होता है तो ये सांस की नालियों की थोड़ी सी सोजिश करता है, उसकी वजह से वो ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, उनमें अलामत ज़्यादा हो जाती हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही रहते हैं। बच्चों में इस दफ़ा काफ़ी हुआ है क्योंकि हम तो बच्चों को कम डील करते हैं। जो हमारे कोलीग्स हैं उनसे मैं पूछता रहता हूँ, तो यस उनमें इस दफ़ा वायरल इलनेस काफ़ी ज़्यादा रही है, क्रिटिकल भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन किस तरह की खानी चाहिए और किस तरह की नहीं खानी चाहिए अगर इस तरह की वायरल इन्फेक्शन हमें हो गया है? तो देखिए, जब कोविड आया हमने शुरू में बात की कि वायरल इलनेस जब भी आती है तो उसकी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। सो प्रिवेंशन जो है वो आपको हमें कुछ तो बता दी गई कि हमने मास्क वेयर करना है, दिस इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। सेकंड ये है कि हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, अनदर बेस्ट प्रिवेंशन। थर्ड जो है, जो हमारे हम भूलते जाते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, जो कफ एटिकेट्स होते हैं। जब आपको कफ आई है तो कहाँ पे आपने करनी है, स्नीजिंग है तो कहाँ करनी है, तो वो ये एरिया है आपका। नॉदर देन कि हम वो टिश्यू पेपर निकाला, उस पर किया, उसको पॉकेट में रख दिया, या इस हैंड पे किया, उस हैंड से दूसरे हैंड शेक कर लिया। सो ये जो जनरल मैनुअर है ये हम सबको पता होना चाहिए। हमें बच्चों को ये अब उनका एक हैबिट बनानी है, ठीक है। जब स्कूल से आए हाथ धो रहे हैं, खाना खाने से पहले हाथ धो रहे हैं, तो ये हैबिट उन बच्चों में अब आप डेवलप करना शुरू कर दें। अच्छा, दूसरी बात वायरल इलनेस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बल्कि किसी भी इलनेस के लिए, वो आपका एक बैलेंस लाइफस्टाइल है। इस पे मैं बड़ा बात करता हूँ, अक्सर मैं कहता रहा हूँ कि देखें जी, आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, आपकी स्लीप ऑप्टिमल होनी चाहिए, मिनिमम 6 to 8 आवर। नॉट पॉसिबल, मुझे पता है, जो भी यहाँ से बैठे हैं उनसे मैं पूछूं तो वो तो 4 से 6 घंटे से 6 to 8 आवर स्लीप विदाउट सोशल मीडिया, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप 30 to 35 मिनट अपनी फिजिकल एक्टिविटी अपने करें, स्ट्रेस से कम करें, सोशल गैदरिंग रखें, तो होपफुली आपको ये चीज़ें कम होंगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सारी जो लाइफस्टाइल है इसके अपोजिट हो चुकी है। एग्जैक्टली। एवरीबॉडी इज स्ट्रेस्ड, स्लीप हमारी पूरी नहीं है, डाइट बस जो मिल रही है उठते पड़ते हमने खा लिया, हमने उस पर कोई ख्याल नहीं रखा, तो हम ज़्यादा प्रोन हो गए हैं इस किस्म की। अगर आप इसी तरह किसी से भी पूछें, अपने वो काउंटर पार्ट लोग जो कि गाँव में रहते हैं, वो तो इसको कुछ समझते नहीं। इवन के हमारे जो वालिदैन है वो कहते हैं कि हम भी तुम लोगों की उम्र में थे, हम तो नहीं इतना बीमार हुए जितना तुम लोग बीमार होते हो। इस वजह से वायरल इलनेस का ज़्यादा तो जो उनका मैनेजमेंट है वो प्रिवेंशन है। यस, जब ट्रीटमेंट की बात आती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो कि क्लासिफाइड ट्रीटमेंट है फॉर वायरल इलनेस, अनफॉर्चुनेटली हम वो टाइम स्पैन क्रॉस कर चुके होते हैं। सही। यस, जब क्रिटिकल इल पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे कोई ओल्ड एज था, उसको वायरल इलनेस हुई है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, तो वो बहुत जल्दी क्रिटिकल हो जाता है। वो जब हमारे पास आता है तब हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम उसको एंटीवायरल दें। इसमें एंटीवायरल 1-2 अवेलेबल हैं, वो आइडली विदिन 3 डेज़ या कुछ लोग 5 दिन बाद भी दे सकते हैं, और वो 5 दिन का उसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। और यूजुअली हमने बहुत कम मरीजों को दी है, जो क्रिटिकल होते हैं उनमें हमने। ठीक है। अच्छा, दूसरे डॉक्टर इरफान, इस वायरल इन्फेक्शन में जब बुखार हो जाता है, 102 बुखार, 103 बार बहुत ज़्यादा रहता है बुखार, तो उसको किस तरह फिर कम किया जा सकता है? सिंपल टैबलेट ले रहे हैं, पैरासिटामोल टैबलेट ले रहे हैं, अक्सर ठीक है, वो आप लोग ले रहे हैं, ठीक है, वो आप लिए जा सकती है, तो कोई रिकमेंडेशन उसकी नहीं है कि ना लें। हाँ, एंटीबायोटिक पे हम आपको रोक रहे हैं ना। देखिए, एक बात याद रखें, 2030 या 2035, आई मे बी रॉन्ग, इनमें से एक फिगर है कि पीपल विल डाई मोर बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये याद रखें, नॉट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियाज, वायरसेस। हम इतनी अनजुडिशियल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक कर चुके हैं, इवन इन कोविड, जिसको हम लेबल करते थे कि ये वायरल इलनेस है, वो देते थे हम उसको 3rd या 4th जनरेशन एंटीबायोटिक, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग थी, और ये हमने 2 साल अन्यवाद दी है। सो अब जो हम पेशेंट देखते हैं, देखें पोस्ट कोविड भी हमने अब एक नया सीन शुरू हो गया, तो हमने
मरीज टीबी के जो देखना शुरू किए पोस्ट कोविड ज़्यादा देखी। अच्छा। बिकॉज ऑफ हैवी डोज ऑफ स्टीरॉइड लोगों को दिए गए और लंबे अरसे के लिए दिए गए। ओके। और अब जो बैक्टीरियाज भी हम देखते हैं, जनरल अस्पताल का अपना एंटीबायोग्राम भी है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, वो एंटीबायोटिक्स जो हमारी टॉपेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं उससे भी रेजिस्टेंस डेवलप होगी। तो एंटीबायोटिक का यूजेज जो है ना वो मिनिमम करें। हाँ, मेरी आप डॉक्टर से भी एक रिक्वेस्ट यही है कि मिनिमम जो हमारी जो पुरानी ओल्ड एंटीबायोटिक्स हैं स्विच बैक टू दैट एंटीबायोटिक्स, रादर देन कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मरीज़ आए, अगर वो परसों तक उसका बुखार ठीक नहीं होगा तो वो दूसरे के पास चला जाएगा, वो दूसरे तो हमारे पास इस प्रेशर की वजह से हम उसको वो सब चीज़ें दे देते हैं जो उसकी रिक्वायर्ड नहीं होती। आप पेशेंट को बताएंगे जी आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन आप अपना वेट करें। हाँ, अगर तीसरे दिन होती है, यस, अगर आपकी ये अलामत होती हैं तो आप ये सिंपल एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चिड़िया को तोप की बजाय आप शरीर वाली बंदूक से भी मार सकते हैं। ये मुश्किल मतलब हम लोग जाते हैं ना डॉक्टर के पास, सबसे पहले वो इतनी हैवी डोज वाली एंटीबायोटिक लेके देते हैं, ये जाके ले लें और खा लें चुप करके, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस। तो आपको लगा एक डिस्कशन करनी चाहिए कि आपका इसमें बात ही है ना कि आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, अच्छा दूसरे डॉक्टर साहब लोग भी सेटिस्फाइड नहीं होते जब तक उनको एंटीबायोटिक्स लिखने के ना दी जाए। फिर आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी ने वो हैवी ड्यूटीज जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इतनी चीप कर दी हैं कि आप सोचते हैं कि यार ये देनी है, इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, ये 3 दफ़ा देनी है, ये 1 दफ़ा देनी है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग उस सब चीज़ों को देख के ना, मेरे ख्याल में इस पर तो एक अलग डिबेट करके लोगों को समझाना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स है वो सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं देनी चाहिए। जितने भी जनरल फिजिशियंस हैं उनको जाके चेकअप कराएं, लेकिन उनका ये बनता है कि जनाब अगर एंटीबायोटिक से बगैर भी काम चल रहा है तो एटलीस्ट आप वो 2-3 दिन वेट कर लें। अभी जाके जितने लोग भी सुन रहे हैं, आप जाके नेट पे सर्च कर लें गोरों की गाइडलाइन रिगार्डिंग वायरल इलनेस, वो तो कहते हैं जी पानी शानी पिलाएं और ये पिलाएं, प्लेंटी ऑफ वाटर लें जी, पैरासिटामोल लें, मेडिसिन भी तो मिलती नहीं है ना, दे डोंट, एंड वो सारे सर्वाइव करते हैं। वैसे ही हमारा है कि हमने जी वो एंटीबायोटिक लेनी जो सबसे महंगी है या सबसे अच्छी वाली डोज वाली है। अच्छा, मतलब ये हमें फिर एक तो वायरल इन्फेक्शन के साथ तो हमने रहने ही रहना है, दूसरा अब कोरोना के साथ भी हमने रहने ही रहना है सारी जिंदगी, कि ये इसमें भी थोड़ा सा ओवरकम होगा या नहीं? हम आप लोग भी साथ माशाल्लाह ऑब्जर्व करते रहते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स देखी हमने। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बिलीव मी, मुझे बाज़ वक़्त वो टाइम याद आता है, इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल जो वक्त हमने गुजारा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत करम किया। अब हम वायरल देखते हैं तो अब हम ऐसे ही देख रहे हैं, ना ग्लव्स हैं ना मास्क हैं, तो ये अब इसी तरह का इसका बिहेवियर है। अच्छा। ठीक है, और वैक्सीनेशन लगवा ली है, बूस्टर लगवा लिया, तो दैट इज़ फेयर एंड फॉर अस कि हम बस इस फियर को अब साइड पे कर दें और डिजीज़ पे फोकस करना चाहिए, दूसरी डिजीज़ पे फोकस करें। लेकिन इसकी वजह से भी बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा सांस का प्रॉब्लम भी हो रहा है, जिनको कोरोना बड़ा स्वेयर रहा है, उन्हें सांस का प्रॉब्लम, एस्थमा, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उन्हें। देखिए बिल्कुल ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी आई थी पोस्ट कोविड एस्थमा। आई स्लाइटली डिसएग्री विद दिस टर्म बिकॉज मैंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन देखी, कोविड में ने अक्सर वो डिजीजेज जो कि हिडन थी इन द पास्ट, उनको वाजिया कर दिया। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। लाइक किसी को कोई प्री डायबिटिक था तो वो डायबिटिक हो गया। अच्छा। जो प्री हाइपरटेंसिव था वो हाइपरटेंसिव हो गया। जो प्री एस्थमेटिक स्टेज में था वो एस्थमेटिक हो गया। मुझे अक्सर इन लोगों में, जब ये टर्मिनोलॉजी नई शुरू हुई तो मैं अपने पेशेंट को इस पे ऑब्जर्व करता, तो अक्सर इन पेशेंट में उनकी फैमिली टेंडेंसी या उनके ओल्ड एलर्जी कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर मिली है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है। अच्छा। सो इसने ऐसा ज़रूर किया। हाँ, एक और नंबर ऑफ ग्रुप है जो कि बहुत क्रिटिकली इल हुए, जो कि आईसीयू में एडमिट हुए, जिनका लंग श्रिंकेज कर गया। यस, वो हमारे लिए बड़े ऐसे पेशेंट हैं जो कि डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल रहे। अच्छी बात ये है कि जो कि मेरे फॉलोअप में जो भी पेशेंट मैंने अभी तक देखे हैं, दे आर रिकवरिंग एंड रिकवरिंग। वेरी लेस पेशेंट मैंने ऐसे देखे जो कि अनफॉर्चुनेटली अगर वो बेहतर हुए हैं तो उनके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन से डेथ हुई। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप वो उनको प्रॉपर फॉलोअप में रखें, उनकी डाइट प्लान को रखें, उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते रहें, तो वो रिकवरी फेज़ की ही तरफ आए हैं। बहुत कम ऐसे थे जो मैंने देखा कि इस लंग श्रिंकेज के बाद वो बिल्कुल ही ऑक्सीजन डिपेंडेंस हो, वो सर्वाइव, बहुत कम ऐसे पेशेंट मैंने देखे। लेकिन खुदा ना खास्ता अब ऐसी सिचुएशन नहीं देखने को मिली। इंशाल्लाह ताला आई एम एक्सपेक्टिंग। देखिए 1 साल तकरीबन हमने गुजार दिया है ऐसा, 1 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आती है वेव, हमें पता लगता है कोरोना इज देयर, मतलब हम तो अब मैं बताते हैं कोरोना वाले वैसे आते हैं मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, मतलब कुछ तो रिपोर्ट्स भी लेके आ जाते हैं, डॉक्टर साहब आ गए हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो लेकिन ठीक है यार, फाइन, मतलब कुछ को मैंने मैनेज किया, कुछ ऐसे भी आए हैं जो थोड़े से मॉडरेट टू सीवियर हुए हैं, लेकिन घर में होम मैनेजमेंट पे वो ठीक हो गए। सो हमें अभी एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। और यू रिमेंबर कि आई एम द फोकल पर्सन ऑफ कोविड इन LGH2 और मेरा अपना प्राइवेट सेट भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सो दोनों में मैं आई कैन कंपेयर। जब इधर प्रेशर आता है तो मुझे पता लगता है इधर भी आ गया। और ऐसे भी पेशेंट हमने देखे, कुछ ऐसे क्रिटिकल भी देखे जिनके CT बड़े क्लासिकल थे और वो हमने सिंपल मैनेजमेंट से भी अल्हम्दुलिल्लाह दे रिकवर्ड। सो अब तक ना मैंने कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो कि रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट नहीं रहा।
अब till now तो अब हमें बूस्टर शॉट्स भी लगवाने की जरूरत नहीं है, नहीं, खास देखिए करके बूस्टर तो कोरोना के, कि नहीं? बूस्टर मस्ट लगवाएं वो। देखिए मिक्स एंड मैच के मैं शुरू में फेवर था, याद आपको वैक्सीनेशन आई थी मिक्स एंड मैच वैक्सीनेशन, तो हमें पहले तो चाइनीज लगी सबको, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद हमने ये फाइजर की लगाई। तो अगर आपको एक बूस्टर लगता है, यंग अडल्ट को एक बूस्टर काफ़ी है, अगर एक्सट्रीम एज है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो डेफिनेटली दोनों बूस्टर लगवाएं। लेकिन जिन्होंने पिछले साल की लगवाई हुई, जैसे मैं पिछले साल की लगवा के बैठी हुई, मुझे लगवानी चाहिए कि नहीं रहने दें? मतलब फिर भी एहतियात ज्यादा है ना, एहतियात बरतनी है। थेटिकली ये कि दोनों बूस्टर कंप्लीट करें। हाँ, मेरी दोनों बूस्टर हाँ तो कंप्लीट। बस ठीक है, बस फिर उसके बाद ये है कि एहतियात हमने करनी है, जितनी एहतियात हो सकती है। मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, जो कि हमने बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी पिछले दिनों हमारे वहाँ पे स्टाफ को कोविड हुआ, उन्होंने दोनों बूस्टर लगाई थी। तो एंटीबॉडी टाइटर होता है, वो टाइटर जो कि आप चेक करती हैं कि कितनी कुव्वत मुदाफिर आपकी डेवलप हुई है, तो उसकी सिर्फ एंटीबॉडी टाइटर करवाया था, वो सिग्निफिकेंटली हाई था, यानी अभी तक उसकी पोस्ट वैक्सीनेशन इट्स बीन 1 ईयर, तो वो सिग्निफिकेंट हाई था। तो मेरा ये ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिकॉशन जरूर करें जो आपने करनी है, लेकिन ये वैक्सीनेशन को अब थोड़ा सा ठीक है। वैक्सीनेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात जो है वो ज़्यादा बेहतर है। एहतियात कर लेंगे तो तमाम तर वायरल इन्फेक्शंस यहाँ फिर इससे भी बच सकेंगे। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक मौजूद है। डॉक्टर इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और ये जनाब सारे चीज़ें थी कि वायरल इन्फेक्शन से किस तरह हमने बचना है और क्या क्या टिप्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करके तो अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। यहाँ पर